अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मेरे को अपन को ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब वाला हजूर वाला, बात तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे करनी है। मिसाल के तौर पे सेठी साहब ने कल बताया कि जनाब उन हलकों में बड़ी तशवीशनाक चीज़ें आ चुकी हैं। क्या तशवीश हैं उस पर बात करेंगे। DGISPR साहब ने किसी एक कॉलेज का मदरसे का दौरा किया है। मैं ज़रा चेकिंग मार लूँ। DGISPR साहब जो जनाब उन्होंने किसका दौरा किया है जी? इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं जी, वो भावलपुर में, वहाँ का दौरा किया है। उन्होंने एक नई टर्म कॉइन किया है, मीडिया लिटरेसी। इसका ज़रा पोस्टमार्टम थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद जनाब वाला हुजूर वाला जो महमूद खान शहज़ई पे बात हो रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ बात करेंगे सुहेल आफरीदी साहब की, उन पर भी बात कर लेते हैं हम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास गल बात करने के लिए, क्योंकि गल्ला बात असी करन दे आदि है। जुनैद सफदर साहब की दूसरी शादी भी हो रही है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सुबह सुबह बल्कि मुझे किसी का मैसेज आया हुआ था एक हमारे थिंक टैंक का कि इस बार सुना है जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा उस तरह तैयार नहीं हुई और इन्होंने इतना बड़ा अपना फ़ोटो सेशन नहीं करवाया। मैंने उनको बताया अपने थिंक टैंक को, मैंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, मैडम ज़रूर तैयार की। आपको याद होगा पहली शादी के मौके पर वो दुल्हन से भी ज़्यादा नुमायाँ लग रही थी, दुल्हन की तस्वीर नहीं खींचनी थी, सारी तस्वीरें मरीम नवाज की आई। तो फिर हमारे एक दूसरे सोर्स हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त सोर्स है, उन्होंने फ़ोन किया हमें। उन्होंने कहा तू परेशान ना हो, फ़ोटो एडिट हो रही हैं, बेहतरीन कंट्रोल्ड माहौल से वो रिलीज़ होंगी। और पहली फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजी कि ये देखिए आप, बल्कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम हो जा, ये देखें आप, बेहतरीन ये जोड़ा पहना है मरीम नवाज ने, ज़ेब तन किया है। ये देखें जनाब, ये वो सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं जो कमाती अठन्नी है, सूबा खर्च ₹1.5 करता है, डेफिसिट में है, इनकम भी किसी की बढ़ नहीं रही, लेकिन बेहतरीन शादी है। अल्लाह करे जुनैद साहब की ये शादी चले, बेहतरीन चले। बड़ी वो पुरजोश लग रही थी उनकी अहलिया, खुश थी, वेरी स्मार्ट गुड लुकिंग कपल। तो अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। दूसरी तरफ जनाबे वाला नजम सेठी साहब फरमाते हैं, नजम सेठी साहब क्या फरमाते हैं, मैं पहले एग्जैक्ट आपको कोट्स कर दूँ, ठीक है जनाब। ये बड़ी ज़बरदस्त वो चीज़ है। सेठी साहब, अब सारा लोग की भी बात करेंगे आप। सेठी साहब कहते हैं जनाब के ग्रोथ हो नहीं रही, गुर्बत बढ़ रही है, गैर मुल्की सरमायाकारी आ नहीं रही, रिटेल वेंचर्स गिर रहे हैं और सारी तनकीद वहाँ जा रही है। वहाँ की तो जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है, फौज की तरफ जा रही है। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि उन्होंने दी गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 47 किसने कराया। वो बड़े सेंसिटिव हो गए इन चीज़ों से कि सारा बोझ हम पर आ रहा है और हुकूमत अपना बोझ नहीं उठा रही। लोग कहते हैं कि हाइब्रिड रजीम, तो बॉस कौन है, हम भी यही कहते रहते हैं। नजम सेठी साहब ने फरमाया, इस तरह तो खैर होता है इस तरह के कामों में। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने वीडियो की थी कि कब तक इस्टेब्लिशमेंट इस गंद के टोकरे को सर पे उठा के रखेगी, क्योंकि सारा चो के आपके ऊपर गिर रहा है। उन्होंने फिर एक और चीज़ नजम सेठी साहब ने बताई, उन्होंने कहा जी बहुत सारे इशूज़ में शहबाज शरीफ बड़े साहब यानी कि आसिम अली साहब, बड़े भाई यानी कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, दोनों से पूछते हैं, इधर पूछते हैं उधर बताते हैं। मिसाल के तौर पर बड़े साहब ने कहा है कि ऐसे करो, तो बड़े भाई से पूछ लेते हैं कि बड़े साहब कह रहे हैं इंज करो। अगर बड़ा भाई कह दे 80 लम्बे नहीं पै जाना, इनका क्या पता कल हमारे साथ है ना हो, हम अभी अपनी कोई थोड़ी सी स्पेस बताएं। तो नजम सेठी के बकौल शहबाज शरीफ साहब ये बात बड़े साहब को बताते हैं कि मियाँ साहब इंज कह रहे हैं, सर देखो तुम बनू छाड़ते नहीं दोगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जनाब के पीपल्स पार्टी की तरह नून लीग पे भी बड़ा प्रेशर है। पिछले 2-3 महीनों से बातें चल रही हैं, वंडर बॉय, नया वजीर ख़जाना, नई काबीना, टेक्नोक्रेट, जनरल सरफराज साहब जो SIFC के, वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, मरीम नवाज की रिफॉर्म्स का कोई इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा, PTI की कमर नहीं टूट रही, पंजाब में अब भी PTI बहुत पॉपुलर है। सारी एक किस्म की तनकीद हो रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि 6 माह का टाइम दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं तवातुर से बताता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग अब आ रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा आदमी आपको पहले से बताता चला आ रहा है जनाबे वाला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर सवाल वही है कि कब तक इस गंद का बोझ उठाया जाएगा जिस गंद ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के देखें, अवाम के बड़े बुरे हालात हैं और मैं ये आपको बड़ा जेनवनली बता रहा हूँ कि अवाम के हालात कोई अच्छे नहीं। दूसरी तरफ जनाबे वाला DGISPR साहब ने गड्डी नुमारी एक किक जनाब थे, वो पहुँच गया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, ठीक है। वहाँ पर मदारिस और तालीमी इदारों के मुख्तलिफ यानी इकट्ठा किया गया उन्होंने, क्योंकि कम से कम सारे इकट्ठे ही लेके आओ, मैंने चक्कर ला आ जाओ सारे, तानू मैं ज्ञान दवा। DG साहब ने ज्ञान दिया है, वो मैंने देखा उन्होंने सारी बातें की होंगी, ये किया होगा वो किया होगा, लेकिन एक जो नई टर्म कॉइन की है वो कहा है जी मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर और राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम करा दिया। मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन से बचाव का मौसर जरिए। सरकार ने हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज के खराज तहसीन, तो फौज ने साथ ही खड़े होना, ये क्या है? मुझे शुरा ये क्यों करते भाई? फौज का क्या काम है? और हमारी फौज है, खड़े कौम का साथ खड़े होना ड्यूटी, बेसिक ड्यूटी, ठीक है। अच्छा खैर, फलक शिगाफ नावेरी भी लग जाते, हर बार लग जाते, ये है। अच्छा अब व्हाट इज़ मीडिया लिटरेसी? मीडिया लिटरेसी का मतलब ये है जनाबे वाला कि आप लोग प्रोपेगेंडा और फैक्ट्स को पहचानें।
आपको पता हो कि खबर और राय में फ़र्क है, आपको फेक न्यूज़ को निकाल सकें आप बीच में से, आपको ये पता हो कि ये खबर अगर चल रही है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। ट्रू मीडिया लिटरेसी जो होगी वो आपको सवाल करना सिखाएगी कि ये फॉरेन नैरेटिव तो नहीं है, ये डोमेस्टिक नैरेटिव क्यों कह रहे हैं, मिलिट्री नैरेटिव, सिविलियन गवर्नमेंट, अपने बायस को भी। लेकिन DGISPR साहब जब जाके मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि DGISPR ISPR नामी एक इदारे के सरबराह हैं जो कि फ़ौज का इदारा है। अब ISPR का ये बयानिया बेसिकली फ़ौज का कम्युनिकेशन टूल है, या अगर फैक्ट बोले तो ये है प्रोपेगेंडा सेल फ़ौज का। ठीक है, ये करता क्या है? ये नैरेटिव मैनेजमेंट करता है, इमेज प्रोटेक्शन करता है, परसेप्शन शेपिंग करता है, क्राइसिस कम्युनिकेशन, साइऑप्स करता है सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये जर्नलिज्म नहीं है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, और प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन हम अब देखेंगे जनाब, तो प्रोपेगेंडा वही है ना कि आप अपने उसके लिए प्रोपेगेंडा करेंगे। अब मीडिया लिटरेसी, जब एक प्रोपेगेंडिस्ट हमें मीडिया लिटरेसी के बारे में बताएगा, मीडिया लिटरेसी इज नीडेड टू प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम प्रोपेगेंडा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दूसरों का प्रोपेगेंडा मत सुनो, सिर्फ हमारा सुनो। वी प्रोवाइड यू विद गुड सॉलिड प्रोपेगेंडा, दूसरों का प्रोपेगेंडा इज बकवास। ठीक है, ये सेलेक्टिव मीडिया लिटरेसी की बात हो रही है, ये उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल जब मीडिया लिटरेसी की बात बताते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जी हमने इसको गद्दार कहा है, मारंग बलोच ये गद्दार है, अरशद शरीफ अच्छा जर्नलिस्ट नहीं था, ये जो ईमान मज़ारी है ये गद्दार है, ये इसको ट्रस्ट नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे हैं, हसन अयूब बड़ा अच्छा है, मुनीफ फारूक बड़ा अच्छा है, अफसार आलम बड़ा अच्छा है, ये सब अच्छे लोग हैं, हम बड़े बुरे लोग, वो बाकी सारे बड़े बुरे लोग हैं। तो ये मीडिया लिटरेसी, मतलब माजरत के साथ 2026 में ये मीडिया लिटरेसी किसी बंदे को नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरा ख्याल है DG साहब कोई 15 एक साल लेट है। ये ऐसी लिटरेसी इमरान खान का एक आदमी नाम कर पहले दे गया है, लोग बहुत सारी चीज़ें पहचान जाते हैं। एंड ट्रस्ट में आप लोगों को बेवकूफ़ मत समझे, बहुत सारी चीज़ें पहचान जाते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं, हिपोक्रेसी इसको कहा जा सकता है जनाब, और ये एक्सीडेंटल भी नहीं है, ये बड़ा केयरफुली प्लान्ड है, बिकॉज यूथ को एंगेज करने का प्लान है, यूथ को एंगेज करने का। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि मीडिया लिटरेसी को जब आप रीडिफाइन कर रहे हैं DG साहब के, इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट करें, डाइसेंट जो है वो फितना है, क्रिटिक को साइऑप्स की तरह ठीक करें, और बाकी सारे जो काउंटर नैरेटिव है उसको फॉरेन बैक कहें या गद्दारी कहें, तो ये बड़ा पॉइंट बच जाता है। नैरेटिव ओबीडियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मीडिया लिटरेट एक बंदा क्या होगा, जेन्युइन जो है वो ISPR साहब जब आएगा तो उनकी ब्रीफिंग को क्वेश्चन करेगा, उनके नंबर्स को क्वेश्चन करेगा, क्योंकि आपने तो पहले ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग से कंपेयर करेगा, फिर वो सवाल करेगा जो पूछा नहीं जा रहा, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स करेगा, फितना, हाइब्रिड वॉर, फितनातुल हिंद, फितनातुल हिंदुस्तान, और इसका क्या है नैरेटिव। अब ISPR साहब बिल्कुल प्रोपेगेंडा करते हैं, ये ऑफिस है ही प्रोपेगेंडा करने के लिए। मीडिया लिटरेसी का यहाँ पर मतलब ये है कि हमारी बात सुनो, किसी और की बात ना सुनो। मैंने कहा आपको ये टीच कर दे। खैर, दूसरी जानिब जनाब अफसार आलम साहब बड़े गुस्सेनाक हुए हैं, वो शिकायतें लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी क्रेडिबिलिटी पे हमला करा दिया गया है, ये जो बाहर बैठे यूट्यूबर थे हम पे सवाल कर रहे हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी। अब उन्होंने चंद लोगों के नाम भी लिए, मैं उस पर आता हूँ आहिस्ता से, लेकिन अफसार आलम की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये वो बहरूपिया है जिसने सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया, ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ गया और जाके बैठ गया उधर टॉप पे, चेयरमैन पैमरा बन गया। वहाँ से निकाला गया तो रोता रहा, पहले कहता था सहाफ़त छोड़ दूंगा, फिर साफ़ी बन के आया है और अपने आप को क्रेडिबल साफ़ी भी कह रहा है। ये शरीफ खानदान का नौकर साफ़ी तो नहीं हो सकता ना, लेकिन वो इंटरेस्टिंग चीज़ें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फ़ौज के अंदर से चीज़ें लीक होती हैं और वो बाहर यूट्यूबर, अब बाहर यूट्यूबर कौन से हैं जो मशहूर हैं? आदिल राजा है, वो हैदर मेहदी है, शाहीन सबाई है, शहजाद अकबर है, मोहित पीरज़ादा है, वजाहत अहस खान है, शहबाज गिल है, मेन ये बड़े बड़े, इमरान रियाज सबसे बड़ा, ये बड़े यूट्यूबर्स हैं जो देखे जाते हैं या कोट होते हैं या जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा। इनमें से भी मोहित पीरज़ादा, वजाहत सईद खान, शहबाज गिल सबसे आगे, इमरान रियाज आगे है, शहजाद अकबर भी छोटे हैं, लाखों में, बल्कि 2 लाख 3 लाख से भी कम है। हैदर मेहदी का मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं, आदिल राजा को मैंने कभी देखा नहीं। तो ये लोग इस तरह, साबिर शाकिर साहब भी हैं, तो वो गुस्सेनाक हैं कि जी हमारे ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। भाई प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर सवाल क्यों ना उठाएं, आपकी औकात ही क्या है, आप हैं कौन? ये फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनाब वाला टीवी कंट्रोल्ड है, मीडिया लिटरेसी टीवी पे आ चुकी है, सोशल मीडिया पे नहीं आई। सोशल मीडिया फितना किस लिए? क्योंकि आज़ाद है। टीवी कंट्रोल्ड है, इसलिए टीवी बड़ा अच्छा है। ये बात आपने जेहन में रखी है, बाकी रहे रब दा नाम तो चलता रहेगा। सोहेल अफरीदी साहब, जनाब तारीफ़ करना चाहूँगा उनकी मैं, कल जो दलेरी उन्होंने दिखाई है,
जिस तरह वो तीरा पहुँचे हैं अपने लोगों के दरमियान, मैंने पहली बार देखा है। नॉर्मली इस तरह होता है, एमएनएज़, एमपीएस भी छुप जाते हैं, आवाम गुस्से में होती है। फर्स्ट पर्सन आई हैव सीन, जिस तरह उन्होंने बोला है, जिस तरह उन्होंने कहा इनको मेरी गाड़ी के पीछे लगाओ, भई काफ़िला मेरा पीछे लगाओ, ये मेरे साथ चलेंगे, इनकी तज़हीक बंद की जाए। वो फुटेजेज़ आप देखें, बर्फ़ में बैठाए हुए, ये रेटिना स्कैन कर रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। सरकारी काम इसी तरह के होते हैं, स्लो किए जाते हैं, लोगों की तज़लील की जाती है। मैंने कई दफ़ा ये तज़लील खुद महसूस की है, अल्लाह के हुक्म से खड़ा कर देते हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं भूलता नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटा-सा था, नया-नया मेरा शनाख्ती कार्ड बना था, मेरी गाड़ी के कागज़, एफएक्स गाड़ी होती थी, वो मैंने गाड़ी की छत पे रखे, मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे चलाई, कागज़ गिर के मुझे पता नहीं चला। तो मुझे उस टाइम पे अंदाज़ा नहीं था कागज़ गिर जाए तो कितना अज़ाब हो जाता है। ख़ैर मैंने प्रोसेस पता किया तो पता चला कि जी आपको थाने में दरख़्वास्त देनी पड़ती है। तो मैं थाने में हाथ से एक दरख़्वास्त लिख के लेके गया, तो वहाँ पर मुहर्रिर बैठा हुआ था, मैंने उसको पकड़ाई। मैंने कहा सर ये दरख़्वास्त, कहता की होया? मैंने कहा सर गाड़ी के कागज़ गिर गए। कहता ऐदा मैं की करा? मैं कहा सर दरख़्वास्त लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है दरख़्वास्त देनी है। कहता इन्हू मेरे पीछे दे दे बत्ती बना के। दिल तो मेरा किया कि मैं पीछे दे दूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि ज़्यादा था, उन्होंने मुझे बड़ी चपेड़ें मारनी थी, मैं हूँ भी था भी छोटा था। खैर उसने तमीज़ से गाइड नहीं किया, वो मुझे 4-5 घंटे ख्वार किया कि नोटरी पहले बता देता, मैं आराम से ले आता। तो इस तरह के हमारे काम होते रहते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी की मैं सिर्फ तारीफ़ करना चाहता हूँ, आप खुद ही वो फुटेजेस देखिए, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से उन्होंने लोगों को कैटर किया और लोग कितनी मोहब्बत करते हैं उससे। ये भी देखिए मोहब्बतें इसी तरह आती है, वरना फिर आपको प्रोटेक्शन में ही फिरना पड़ता है, नौरुल हक काकड़ की तरह या सरफराज बुगटी की तरह, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। फिलहाल खैर मुझे, अच्छा खैर एक और बंदे ने कल एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताई मुझे। उसने कहा तीरा में इतनी बर्फ़ पड़ी है, वहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता, लोगों ने छोड़ना ही था तीरा। अभी ये खाली किस लिए करवाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर, क्योंकि तालिबान तो इस सीज़न में कार्रवाइयाँ करेंगे ही नहीं तीरा में। तो व्हाट इज़ हैपनिंग? आई सेड आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू नो दिस। मैं तो बुद्धूस आदमी हूँ। तो खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।